So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बॉस आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 ऑर्गेनाइजिंग पूरा खत्म करने जा रहे हैं एक ही वीडियो के अंदर। इसके पहले के सारे वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, आप आई बटन पर क्लिक कर कर पूरी प्लेलिस्ट का एक्सेस ले सकते हैं। अगर आपको साथ में चाहिए हमारे फ्री स्टडी मटेरियल में ये चैप्टर के नोट्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन का, जाके डाउनलोड कर लो और फटाफट से नोट्स को डाउनलोड करके आप पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे सैंपल पेपर का एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर जाकर एनरोल कर सकते हैं, या आपकी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके बाकी की सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर। काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं दोनों ही चीजें बताते हुए चलूंगा। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सबसे पहले पढ़ना है, फिर इंपॉर्टेंस पढ़ना है, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ना है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे सिलेबस में बाबूजी नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड स्टाफ, लाइन स्टाफ के अंदर का कोई भी चीज आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको स्किप करके बढ़िया बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। फिर क्या पढ़ना है, फंक्शनल स्ट्रक्चर बिल्कुल सिलेबस में, डिविजनल स्ट्रक्चर भी सिलेबस में है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी सिलेबस में है। ये सारी चीजें सिलेबस के अंदर आने जा रही हैं। अगर बीच में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी वाला पोर्शन है वो भी सिलेबस से डिलीटेड है, तो वो मैंने इस चैप्टर में स्किप किया हुआ है। तो ये वीडियो अंत तक देखेंगे और बेहतरीन तरीके से आप नंबर स्कोर कर रहे होंगे आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो चलो भाई, सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनाइजिंग की बात है। ये ऑर्गेनाइजिंग जरूरी क्यों है, ये ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, आओ जरा देखते हैं कि आपको इम्तिहान में क्या लिख कर आना है, फिर इस बात को समझ भी लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज, ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। भाई ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, उस इवेंट को आपको बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड करना पड़ेगा और उन सारी सिमिलर एक्टिविटीज को साथ में ग्रुप करना पड़ेगा और आपस में एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की चेन चलानी पड़ेगी ताकि वो इवेंट अच्छे से हो सके। तो ऑर्गेनाइजिंग का भी मतलब यही होता है। जैसे बोलते नहीं, आपने एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो वो क्या हो रहा है, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या, वो आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो जिसमें आप एक्टिविटीज को ग्रुप कर रहे हो, कई सारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आप मैनेज कर रहे हो और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो करोगे कि भैया तुम केटरिंग का काम कर लेना, तुम डेकोरेशन का काम कर लेना, तुम गिफ्ट का काम कर लेना। सबको आपने आपस में काम बांट दिया और सबको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। दिस इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। चलो भैया आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट क्या है, स्पेशलाइजेशन। भाई देखो, जैसे मेरे ग्रुप पे एक बंदा ऐसा है जिसका नाम है यश महेश्वरी, वो ड्रिंक्स बढ़िया बनाता है। अब ड्रिंक्स, वो तुम ड्रिंक्स गलत ले जा रहे हो, मैं नॉर्मल मॉकटेल्स की बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया ड्रिंक्स बनाता है। जब भी कोई पार्टी होती है तो यश महेश्वरी भैया हमारे बार टेंडर होते हैं, बढ़िया बढ़िया ड्रिंक्स बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया दुनिया को सबको पिलाते हैं। तो अब बताओ, मुझे पता है कि वो स्पेशलाइज है इस काम में, तो अब अगली बार जब मैं पार्टी करूंगा तो मैं ड्रिंक्स लगाने वाला काम किसको दूंगा, वो किसको दूंगा, एक स्पेशलाइज्ड बंदे को, मतलब मैं यश महेश्वरी को काम देने वाला हूं। सिमिलरली हमारे वहां एक आदमी है जो सबसे फोन पे बड़ी बढ़िया बात करता है, सर आपको कोई कमी तो नहीं हुई, सर आप इस इवेंट में आ रहे हैं, तो मतलब वो कम्युनिकेशन, वो इनविटेशन देने में बहुत अच्छा, उसका नाम शिवम है। तो शिवम सर से हम लोग बोलेंगे कि सर आप इनविटेशन वाला सारा काम कर लो। तो हमने करा क्या, हमने क्या किया, हमने हर एक काम एक स्पेशलाइज्ड बंदे को दे दिया, जिससे दो चीजें होंगी, मेरे कम रिसोर्सेस खर्च होंगे और मेरे सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएंगे। मतलब स्पेशलाइजेशन का होता क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्क इज डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इनटू कॉम्पैक्ट एंड कन्वीनियंट जॉब्स। सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर इनटू डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स, thus organizing promotes specialization which in turn leads to efficient and speedy performance of task। क्लियर है कि नहीं क्लियर, एक बड़े काम को छोटे छोटे काम में डिवाइड करना, एक जैसे काम को ग्रुप करना और वो काम उस बंदे को असाइन करना, उस टीम को असाइन करना जो टीम उस काम को करने में स्पेशलाइज है। इससे काम जल्दी होता है, इससे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते हैं। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आओ देखते हैं
ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर जगह फिट इन हो जाता है और बच्चों का बड़ा फेवरेट पॉइंट है। ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क and overlapping responsibilities among various employees and work units. This is because specific jobs are assigned to individual work groups. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होता है भाई? हर एक आदमी को मैंने डेफिनेट काम दे रखा है, ठीक है ना? ये डेफिनेट परपेंडिकुलर गैंग्स ऑफ वसेपुर का नहीं है भाई। मैंने एक डेफिनेट काम दे रखा है हर एक बंदे को, वो उसी काम को करेगा। तो कोई दो बंदे एक ही काम को नहीं कर रहे होंगे, मतलब ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क यहां पर नहीं होगा। इस वजह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज होगा। फिर आते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सर्व्स एज अ मीडियम फॉर unifying and harmonizing the efforts of individuals and work groups. Higher level managers bring about cooperation and coordination by exercising authority over interrelated activities of lower level managers. अब भाई देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना एक टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, एक लोअर लेवल होता है। इन सब में आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, ये किस चीज से मुमकिन है? ये ऑर्गेनाइजिंग से मुमकिन है। और आपस में कोऑपरेशन कैसा रहेगा? ये भी ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू ही मुमकिन है। तो ऑर्गेनाइजेशन पूरी सिस्टम में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के लिए यूजफुल होता है। सिक्योरिटी एंड सपोर्ट के ऊपर आओ बेटा। अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ सोर्स ऑफ सिक्योरिटी, सपोर्ट एंड सेटिस्फैक्शन टू मैनेजर्स एंड वर्कर्स परफॉर्मिंग देयर असाइन्ड टास्क. इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट स्टेटस एंड पोजीशन टू ईच वन ऑफ देम. अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ना एक सिक्योरिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे हर एक इंसान की एक डेजिग्नेशन है, उस डेजिग्नेशन पर वो काम करता है। कोई मैनेजर है, कोई चीफ मैनेजर है, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई सीईओ है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई फ्लोर मैनेजर है, कोई टीम लीड है। हर एक बंदे को आपने एक रोल असाइन कर रखा है उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, उसको एक टाइटल मिला होता है जिसकी वजह से उसको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी महसूस होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सर मैं कितने इंपॉर्टेंस याद करूं? यार तुम कम से कम 5 से 6 तो प्रिपेयर ही कर लेना। लेकिन मैंने तो सारे के सारे कराए हुए हैं, मैंने तो सारे के सारे रिसोर्सेज आपको, सारे के सारे इंपॉर्टेंस आपको कराए हुए हैं। आप कोई 5 से 6 तो जरूर से जरूर कर लेना भैया, ठीक है ना? अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगला पॉइंट देखो, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क विद इन विच एन एंटरप्राइज कैन एक्सपैंड एंड ग्रो. Through organization, management can multiply its strength. अब ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है भाई? ऑर्गेनाइजिंग आपको बताता है कि आपकी हद कितनी है, आपकी लिमिट कितनी है ग्रोथ की। तो एक ऑर्गेनाइजेशन कितना ग्रो कर सकता है, ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अडेप्टेशन टू चेंज, जितना मैंने लिखा है इतना ही लिख कर आओगे तो काम बन जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं, ये नोट्स मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लो, फ्री में है यार सबके लिए। A properly designed organization structure is flexible. It facilitates adjustment to change in workload caused by changes in external environment. These changes may relate to technology, products, resources and markets. अब भाई देखो क्या, एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजिंग आपको हेल्प करता है। जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो मैं सिर्फ पहले 2022 से पहले ऑफलाइन ही पढ़ाता था। 2022 में कोविड आया, कोविड 19 19 20 21 वाला। उसके बाद से मैंने पूरा पूरा मॉडल अपना चेंज करके ऑनलाइन के सिस्टम में लेकर आया। मतलब मैंने क्या किया, मैंने ऑर्गेनाइजिंग को यूज किया टू अडेप्ट द चेंज। बात समझ में आ रही है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। साउंड ऑर्गेनाइजेशन encourages initiative and creative thinking on the part of employees. It facilitates development of managerial talent at lower levels through adequate delegation of authority. अब भाई अच्छा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर फॉलो होगा अगर लोअर लेवल पर लोगों को इनिशिएटिव या डे टू डे एक्टिविटीज में मौका मिलेगा, तो भाई क्या होगा, उससे उससे आपके एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग होगी, आपके एम्प्लॉयज में क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगी, जिससे ओवरऑल आपके एम्प्लॉय का ग्रोथ होने वाली है। अगर एम्प्लॉय की ग्रोथ होगी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की तो ग्रोथ होगी ही होगी। अगला, एड टू मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस मैनेजरियल अटेंशन ऑन द अचीवमेंट ऑफ enterprise objectives. It provides mechanism for directing all work activities and human efforts towards organizational goals. Organizing सीधा सीधा लिंक होता है with the growth, with the objective of the
ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को जो ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है वो ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू पूरा हो सकता है। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भैया, अब हम जिस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, इस एग्जाम में पूरे चांसेस हैं कि ये टॉपिक आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाए। तो है क्या? स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर आ रहे हैं। पहला टॉपिक है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? एक बड़े प्रोजेक्ट को स्मॉल स्मॉल काम के टुकड़ियों में डिवाइड करना। मान लेते हैं आपको किसी की शादी करवानी है, शादी का ठेका मिला हुआ है, आपको वेडिंग प्लानर्स हैं, तो आप क्या करोगे? आप केटरिंग का काम एक अलग डिपार्टमेंट को दोगे, आप डेकोरेशन का काम अलग डिपार्टमेंट को दोगे, आप फोटोग्राफी अलग दोगे, आप लेट्स से इनविटेशंस का काम किसी और को दोगे, ठीक है ना? सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन का काम किसी और को दोगे, होटल्स का काम किसी और को दोगे। तो कर क्या रहे हो? आप काम को, एक बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। ये पहला स्टेप होता है इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग इज टू डिवाइड द टोटल वर्क टू बी डन इनटू स्पेसिफिक जॉब्स। Dividing the work into jobs is necessary because the entire work cannot be done by one individual. Each job consists of certain related tasks which can be performed by an individual. अब जब मैंने काम को डिवाइड कर दिया, अब मैं क्या करूंगा? डिफरेंट डिफरेंट लोगों को कुछ जॉब्स ग्रुप करूंगा और फिर अगले स्टेप में असाइन करने वाला हूं। मतलब क्या? जो जॉब सिमिलर नेचर की है, जैसे मैंने केटर्स एंड डेकोरेटर्स को साथ में क्लब कर दिया, मैंने ट्रांसपोर्टेशन और होटल्स वाले को साथ में क्लब कर दिया, ठीक है ना? समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूं? मैंने फोटोग्राफी और लेट्स से इवेंट वाले को मैंने साथ में क्लब कर दिया, ठीक है? तो हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? आपने जो सिमिलर नेचर के काम, जो जॉब्स थे, उनको ग्रुप करना शुरू कर दिया और अगले स्टेप में उनको असाइन करना शुरू कर देंगे। आओ जरा देखते हैं स्टेप क्या कह रहा है। वंस द जॉब्स एंड एक्टिविटीज आर डिफाइंड, the next step is to classify or group them into manageable units and place each group of activities under the charge of a manager. Similar or related activities are combined and grouped into larger units called departments, divisions or sections. This process of grouping activities is called departmentation. ठीक है, बात समझ में आ रही हो? आपने सिमिलर नेचर के काम को ग्रुप करना शुरू कर दिया, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटेशन कर देना। फिर क्या है? असाइनिंग ड्यूटीज। अभी इसी के बारे में बात कर रहा था। असाइनिंग ड्यूटीज का मतलब क्या होता है? आओ देखो, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज असाइन्ड टू एन इंडिविजुअल बेस्ट सूटेड टू परफॉर्म इट। While assigning duties, the qualifications, experience, and aptitudes of the people should be given due consideration. For example, activities of manufacturing department should be assigned to technically qualified person. Example, engineers. अब जैसे मैंने क्या बोला कि मैंने फोटोग्राफर का काम, फोटोग्राफी का काम उन लोगों को आउटसोर्स किया, उन लोगों को असाइन किया जो फोटोग्राफी के काम में करने में माहिर हैं। मैंने केटरिंग का काम उसको करने के लिए दिया जो केटर्स माहिर हैं उस काम को करने के लिए। तो आपने क्या किया? आपने स्पेशलाइज्ड बंदों को वो जॉब्स को असाइन करना शुरू कर दिया। तो डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स हुआ, असाइनिंग ड्यूटीज हुआ, थर्ड स्टेप। चौथा स्टेप है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आपको इसी स्टेप वाइज आपको ये पेपर में लिखकर आना पड़ेगा, एल्स आपके नंबर कट जाएंगे। बाद मत बोला मैंने बताया नहीं आपको। आओ देखते हैं अगला, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। आफ्टर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू ईच इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोडक्शन मैनेजर इज गिवन द अथॉरिटी टू परचेज मटीरियल्स एंड मशीनरी, decide quantity and quality of output and so on. Without such authority, a person cannot carry out the assigned jobs. Delegation of authority is therefore an essential step in the process of organizing. Delegation of authority का मतलब क्या? अगले को पूरा पूरा जिम्मेदारी दे दो कि भैया तुमको ये पूरा केटरिंग का काम तुम्हें करना है, तुम ही जिम्मेदार होगे, तुम्हारे पास पूरी अथॉरिटी है, तुमको जो सामान, जो रॉ मटेरियल्स खरीदना है वो खरीदो, तुम्हें जितना प्रोड्यूस करना है तुम वो प्रोड्यूस करो, तुम हम पूरी तरीके से जिम्मेदार हो। इस प्रोसेस को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। केटरिंग का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि शादियों का सीजन चल रहा है, ठीक है ना भाई? कितने लोगों ने शादियां क्रैश की हैं बिना बुलाए गए? मतलब जरा कमेंट में लिखकर बताना। फिर आता है कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज, मतलब सारे डिपार्टमेंट में आपस में तालमेल बैठाना। मतलब क्या? मान लेते हैं केटर्स वालों ने खाना तो बना लिया, डेकोरेटर्स वालों ने डेकोरेशन किया ही नहीं। भैया ट्रांसपोर्टेशन वाले गाड़ी पे तो पहुंच गए लेकिन वो होटल में बुकिंग की ही नहीं। इवेंट वालों ने इनविटेशन दिया ही नहीं। फोटोग्राफर वालों ने कैमरा लाया ही नहीं। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोऑर्डिनेशन। द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर देन प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज्ड
interrelationship between different positions are clearly defined so that everybody knows from whom he is to take orders and to whom he can issue orders. किसको किससे ऑर्डर लेने हैं, किसको किसको ऑर्डर देने हैं, ये डिसाइड करना पड़ेगा. तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. अब बढ़ते हैं हम लोग एकदम बेहतरीन टॉपिक पर, जिसका नाम है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. चलिए बढ़ते हैं. भैया ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? याद है ना, जब आप स्कूल जाते थे, स्कूल में प्रेयर होती थी, जब प्रिंसिपल मैम या सर आपके सामने होते थे, जब टीचर्स, क्लास टीचर या कोऑर्डिनेटर मैम आपके सामने होती थी, आप किस तरह बिहेव करते थे, एग्जैक्टली वही होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. और इसका ऑपोजिट होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जब टीचर क्लास में नहीं होती थी या रिसेस का टाइम चल रहा होता था, और तब आप किस तरह से बर्ताव करते थे, आप अपने गले से कौन कौन सी हिंदी की वो परिभाषाओं का उच्चारण करते थे, वो होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. आइए समझते हैं इसको कॉमर्स के चैप्टर की नजर से. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मींस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर designed and established by management to achieve organizational goals. It is an official system of clearly defined activities and relationships which are intended to divide and integrate the activities of the organization. ये फॉर्मल होता है, इसमें पहले से रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइडेड होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आप कैसे भी बर्ताव नहीं कर सकते. अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अगर आपको मीनिंग किसी चीज की याद ना हो तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाकर लिख सकते हैं, मीनिंग तक पहुंच जाएंगे. पहला, इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट. यह जबरदस्ती क्रिएट किया जाता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा. इट इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर. इट डिफाइंस क्लियरली द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल. किसके पास किसको ऑर्डर देने का हक है, किसको किससे ऑर्डर मिलता है, ये सारी बातें क्लियरली डिफाइंड होंगी. इट इज डेवलप्ड थ्रू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. इट हैज रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स. रिटन रूल्स और प्रोसीजर्स भी होते हैं इसके अंदर. इट स्पेसिफाइज द ऑफिशियल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और ऑफिशियल रिलेशनशिप. मतलब अगर आपको पता होता कि लेट्स से स्टूडेंट को कम्युनिकेट करना है प्रिंसिपल से, तो सीधा प्रिंसिपल के पास नहीं आता, वो पहले क्लास टीचर के पास जाता था, क्लास टीचर कोऑर्डिनेटर या इंचार्ज के पास जाता था, इंचार्ज वाइस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से फिर प्रिंसिपल को बात पहुंचती थी. मतलब देयर इज अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विच यू नीड टू फॉलो इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इट फोकसेस ऑन जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड एंड नॉट द इंडिविजुअल्स हु परफॉर्म द जॉब्स. यहां पर काम के ऊपर फोकस होता है, इंसान के ऊपर नहीं. इट इज मैनिफेस्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इज डिपेक्टेड ऑन द organization chart of the company. It is created to achieve organization objectives and it consists of structure of jobs and positions. तो आपको इसमें से कोई भी 4 या 5 पॉइंट तुम प्रिपेयर कर लेना जो तुमको पता रहे कि आखिरी समय तक याद रह सकता है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. चलो भाई देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं. भाई क्लियरली ड्यूटीज और रोल्स डिफाइंड होते हैं, इसलिए काम समय पर हो जाता है. The duties and roles of each members is clearly defined. This helps to avoid duplication of effort. पहले से पता होता है किस आदमी को कौन सा काम करना है, इसलिए एक काम दो बार नहीं होता, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते हैं. यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड थ्रू आउट द स्केलर चेन. यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड का मतलब क्या होता है भाई, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पता होता है किसको किससे ऑर्डर मिलने वाला है, इस वजह से यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन रहता है. इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज म्यूचुअल रिलेशनशिप्स आर क्लियरली डिफाइंड. कौन किस काम के लिए जिम्मेदार होगा इस बात को इजीली बताया जा सकता है, ठीक है ना, बिकॉज रोल्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं. इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द एंटरप्राइज. देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स. पहले से रूल्स होते हैं, उसी रूल्स के हिसाब से एक आदमी बिहेव कर सकता है, यह भी फायदे वाली चीज है. इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज. कौन से काम को किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा उसका फ्रेमवर्क, उसकी गाइडलाइंस पहले से ही बताई जा चुकी होती है. एडवांटेजेस कम से कम 4 आपको पता होने चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं पता है तो भी चल जाएगा. अब इससे कुछ नुकसान भी तो होंगे. डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं भाई. सबसे पहला, इट में क्रिएट रिजिडिटी ड्यू टू प्रिस्क्राइब पॉलिसी एंड रूल्स. क्रिएटिव टैलेंट अक्सर मर जाता है या रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है अंडर अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा, फॉर्मल कम्युनिकेशन हैज टू फॉलो द एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड. प्रोसीजरल डिलेज हो जाते हैं, मतलब डिलेज इन डिसीजन मेकिंग हो जाता है, बिकॉज आपको एक लाइन ऑफ कमांड फॉलो करना होता है. तीसरा, ड्यू टू फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क,
ह्यूमन रिलेशंस में नॉट बी फुल्ली अंडरस्टूड, क्योंकि आप इतना मैकेनिकल सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, ह्यूमन रिलेशंस को कई बार इग्नोर किया जाता है. इट डज नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क. भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक तरीका नहीं जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी साथ साथ ही ऑर्गेनाइजेशन में रन करता है. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूरी पिक्चर नहीं बताता है ऑर्गेनाइजेशन की. अब आते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हमारा सबसे फेवरेट चीज है. आओ जरा देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप. सोशल रिलेशनशिप, वाह भाई वाह सर, मतलब मैं सर उसके साथ ऑफिस जाऊंगा सर. अबे तुम उसके नीचे काम करोगे भाई, पढ़ लो, वही ना तो नौकरी में बॉस होगी वो तुम्हारी. एंड नॉट एस्टैब्लिश और रिक्वायर्ड बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं डेवलप किया होता है, ये लोग आपस में ही डेवलप कर लेते हैं. जैसे आपके दोस्त स्कूल में बन गए, अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आओ जरा देखते हैं. सबसे पहला, इट इज अनप्लैन्ड एंड अराइजेस स्पॉन्टेनियसली. जैसे कि क्या, तुम्हें क्रिकेट पसंद है, मुझे भी क्रिकेट पसंद है, आज से हम लोग दोस्त. तुम्हें भी सैटरडे पार्टी करना पसंद है, मुझे भी सैटरडे पार्टी करना पसंद है, आज से हम तुम दोस्त. तुम्हारी भी फेवरेट डेस्टिनेशन थाईलैंड है, मेरी भी फेवरेट डेस्टिनेशन थाईलैंड है, आज से हम लोग दोस्त, ब्रो कोड. तो ये म्यूचुअली इंटरेस्ट से डेवलप होता है. इट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन और सोशल रिलेशनशिप अमंग पीपल. इट इज बेस्ड ऑन कॉमन टेस्ट, लैंग्वेज, रिलीजन. मैंने बताई ये चीज आपको. द मेंबर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज वॉलेंटरी. मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते नहीं इनफॉर्मल में. इट हैज नो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस, नो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है ना. इट इज नॉट पोर्ट्रेड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ द कंपनी. ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट पर कोई भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र नहीं होता है बेटा. इट इमर्जेस टू मीट द सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द पीपल. आपस की सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला, सेल्फ ऑफ बिलोंगिंग. यार अब तुम बताओ, जब मान लो थे तुम जब स्कूल जाते थे और वो तुम्हारी जो फेवरेट स्त्री थी वो तुम्हारी बगल वाली सीट पर बैठती थी, तुम जब जब वो स्कूल आती थी कभी एब्सेंट नहीं हुए. क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिल में था सेंस ऑफ बिलोंगिंग. तुम्हें लगता था ये स्कूल तुम्हारा सबसे अच्छा स्कूल है बिकॉज इस स्कूल ने तुम्हें उस स्त्री से मिलवाया है. अबे चुपचाप वापस आ जाओ इस सपनों भरी दुनिया से. फॉर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप होती है बिकॉज हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त लोग वहां पर काम करते हैं, इसलिए हम ज्यादा अटैच हो जाते हैं. इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एन एम्प्लॉय इज वन अमंग सेवरल पीपल. ही हैज लिटिल सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड पर्सनल वर्थ. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सेल्फ वर्थ, ठीक है ना. दूसरा, रिलीफ फ्रॉम मोनोटनी, मतलब बोर होने से बच जाते हैं भाई, ठीक है ना. अगर बोरियत, अगर दोस्त रहते हैं तो बोरियत कैसे ही होगी. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको बोर होने से बचाती है. अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स एम्प्लॉयज टू परफॉर्म जॉब्स ऑफ अ रूटीन नेचर which causes monotony and boredom. An informal organization provides them an opportunity to us to socialize with each other. Such socialization helps to improve their social satisfaction. एक इंसान बोर नहीं होता, उसका मन करता है रोज ऑफिस जाने का, तो मोनोटनी को दूर करते हैं हमारे दोस्त. तीसरा, सॉल्यूशन ऑफ वर्क प्रॉब्लम्स. द मेंबर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शेयर जॉब्स नॉलेज एंड असिस्ट ईच अदर इन परफॉर्मिंग जॉब्स. जैसे तुम लोग एग्जाम के समय अपने एक दूसरे दोस्त को चीटिंग कराते हो ना, मतलब उसको हेल्प करते हो टू परफॉर्म वेल इन देयर एग्जामिनेशन. सिमिलरली आप किसी नौकरी में जाएंगे तो आपके वहां जो दोस्त बनेंगे वो आपको उस काम को करने में हेल्प जरूर करते हैं बिकॉज किसी को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, किसी को कम होगा. अगला, प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू इट्स मेंबर्स फ्रॉम प्रेशर ऑफ टॉप मैनेजमेंट. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सर्व एज अ चेक ऑन आर्बिट्री एक्शन ऑफ मैनेजर्स. कहना क्या चाहते हैं, अंग्रेजी बोल दी भाई. टॉप लेवल का ना बड़ा प्रेशर होता है ऑन द जूनियर लेवल ऑफ एम्प्लॉइज. मिडिल लेवल पर, लोअर लेवल पर बहुत प्रेशर होता है. दोस्त लोग उस प्रेशर को कम कर दे. अरे छोड़ो, बॉस बोलता है, बोलने दो यार, अगले सैटरडे से काम कर देंगे, चिल रहो चिल. ये क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर. क्लियर है सब बच्चों को? आगे देखते हैं. कम्युनिकेशन चैनल. मेंबर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शेयर देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स. They also obtain information which is not available through formal communication, and informal communication is fast. अब देखो क्या होता है, क्या दोस्त बन जाते हैं तो अपने इमोशंस वो शेयर कर सकते हैं. तुझे पता है सर,
यार उसकी शादी तय हो गई है यार, तो तुम क्यों काम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है, वो सारी जानकारी, सारे इमोशन, सारी फीलिंग्स तुम्हारे दोस्त लोग जान जाते हैं इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं हो सकता। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, लोग ज्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव होते हैं अंडर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द एनवायरनमेंट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। विद द प्रोटेक्शन ऑफ हिज ग्रुप एन एम्प्लॉय कैन एक्सपेरिमेंट विद द न्यू आइडियाज। फिर आगे देखते हैं सोशल कंट्रोल। आप कितने पॉइंट प्रिपेयर करोगे, कम से कम 4 प्रिपेयर कर लेना। सोशल कंट्रोल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट एंड वैल्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर्स डेविएटिंग फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स आर सेंसर्ड। ठीक है ना। सोशल कंट्रोल का मतलब क्या है? सोशल कंट्रोल का मतलब ये है कॉमन इंटरेस्ट को जिंदा रखना, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ मेंबर्स को इंपॉर्टेंस देना। हमारे जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं उसको अगर फॉलो नहीं किया तो तुम्हें ग्रुप से निकाल देते हैं ना, दोस्त लोग अक्सर ऐसा करते हैं, वही पॉइंट लिखा है। सपोर्ट टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लेंड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड ह्यूमनिज्म टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मोर कॉम्पिटेंट मेंबर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कैन हेल्प ओवरकम गैप्स इन द एबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सीधा सीधा हेल्प करने का काम करता है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर। सबसे पहला, कॉन्फ्लिक्टिंग नॉर्म्स। कॉन्फ्लिक्टिंग नॉर्म्स का मतलब क्या है? एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व्स इट्स ओन नॉर्म्स। दीज नॉर्म्स मे बी कॉन्ट्ररी टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब कई बार क्या होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो ये लोग फॉलो ही नहीं करते। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के हावी होने के कारण कई बार फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस को एम्प्लॉइज स्किप करने जाते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस टू चेंज, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जनरली प्रेफर स्टेटस को एंड एग्जिस्टिंग वर्क रूटीन। चेंजेस आर रिगार्डेड एज थ्रेट टू बिलीव्स एंड वैल्यूज, therefore management has to face resistance to new work methods। अगर कोई मैनेजमेंट नया मेथड ऑफ वर्क लेकर आती है तो पुराने लोग उसको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बिकॉज वो इनफॉर्मली इतना ढल चुके होते हैं उस काम में कि दे रेजिस्ट टू चेंज। रोल कॉन्फ्लिक्ट, when an employee is a member of both formal and informal groups he faces a conflict। अगर एक बंदा फॉर्मल ग्रुप का भी पार्ट है, अब तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ बैठकर पार्टी शार्टी कर रहा है, तो रोल कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। कई बार बोलेगा तुमसे काम करो, तुम बोलोगे अरे हम नहीं करेंगे, जाओ, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली कंफर्मिटी, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फोर्सेस इट्स मेंबर्स टू कन्फर्म टू इट्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज इवन इफ द हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ऐसे काम करने पर दोस्त लोग विवश कर देते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, र्यूमर्स। वो सर पता है इंग्लिश वाली मैम ना और फिजिकल वाले टीचर सर कल परसों बाइक पर बैठ के कॉफी पीने गए थे। ये क्या है? ये र्यूमर्स है। जहां पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हावी होगा वहां पर चांसेस ऑफ र्यूमर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर र्यूमर्स, particularly when there is ambiguity in the policies and programs of the formal organization. An outbreak of rumor can cause serious harm to the enterprise and its management। अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस तुम्हें प्रिपेयर करना है। लास्ट में डिफरेंस मैंने यहां पर दे रखे हैं, तो एक बार आप उसको रीड कर लेंगे। ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, हाउ टू मैनेज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बल्ले बल्ले भी हो गया, शावा शावा भी हो गया। अब जो हमारे सिलेबस में है वो अगला टॉपिक है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब भाई सीखना, इसके अंदर ये टॉपिक हमको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, इसके फीचर्स और इससे रिलेटेड चीजें भी नहीं पढ़नी है, हमें लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं पढ़ना है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं पढ़ना है। सर मजा आ रहा है सर, ऐसी सब काट दो मजा आ जाए सब कुछ, अरे चुप रहे। अब जो हमारे सिलेबस में है बाबू बाबू बच्चा बच्चा, वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भैया हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर जिसका नाम है फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब ये फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है पता है? हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन आदमी कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, उसके आधार पर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाती है। जैसे जो लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर दिया, जो पैसों से रिलेटेड है उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट कर दिया,
जो गुड्स को सेल करता है उसका सेल्स डिपार्टमेंट, जो मार्केटिंग का काम करता है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मतलब फंक्शन के बेसिस पर डिपार्टमेंट का क्रिएशन करना, इसे बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। आओ जरा देखते हैं। अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर ईच मेजर और बेसिक फंक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। यही तो मैं भी बोल रहा हूं। बेसिक और ऑर्गेनिक फंक्शंस आर द फंक्शंस the performance of which is vital and essential to the survival of the organization. For example, production, sales, financing and personnel are basic functions in a manufacturing enterprise. मतलब हर फंक्शन के बेसिस पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देने को फंक्शनल स्ट्रक्चर कहा जाएगा। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर के कुछ एडवांटेजेस हैं जो मैंने यहां पर लिख कर दिए हैं, आप जरूर से जरूर इस नोट्स को डाउनलोड कर लेना। पहला क्या है? इट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड टाइम प्रूवन नेचुरल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा फॉलो होने वाला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, टाइम प्रूवन होता है, सदियों से लोग इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रहे हैं। इट प्रोवाइड्स ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन which makes optimum utilization of manpower and promotes efficiency. भाई जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उनसे प्रोडक्शन करवाओ, जो फाइनेंस बैकग्राउंड से उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट दो, जो मार्केटिंग वाले बंदे हैं जिन्होंने एमबीए इन मार्केटिंग वगैरह कर रखा उनको मार्केटिंग और सेल्स में रखो, जिन्होंने एचआर के अंदर पढ़ाई कर रखी है उनको ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट दो। इससे क्या हो जाएगा? स्पेशलाइजेशन होगा और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। तीसरा, इट एंश्योर्स द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज नेसेसरी for achieving organizational objectives. Due attention can be paid to different functions. ठीक है ना? साथ में it facilitates supervision because an individual manager becomes familiar with related tasks and activities and delegation of authority. अब एक बंदे के अंदर सेम काम कर करके उसके अंदर सुपीरियरिटी आ जाती है, वो अब सुपरविजन का काम कर सकता है। जैसे मैं पिछले 10 साल से प्रोडक्शन देख रहा हूं तो मुझे प्रोडक्शन का काम का इन एंड आउट पता है, तो अब मैं प्रोडक्शन के लिए सुपरविजन का काम कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? इट परमिट्स इफेक्टिव कंट्रोल ओवर परफॉर्मेंस, एलिमिनेट्स कॉस्टली डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, इट मेक्स रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग इजियर। किस डिपार्टमेंट में किस बंदे का रिक्रूटमेंट करना है तुम्हें पहले से पता चल जाता है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल विद इन द डिपार्टमेंट इज इजी। तुम इसमें से कोई भी 4 से 5 पॉइंट प्रिपेयर कर लेना, मिनिमम 4 तो प्रिपेयर कर ही लेना बेटा, ठीक है ना? अब आते हैं इनके डिसएडवांटेजेस के ऊपर। अब डिसएडवांटेज क्या है? देखो, specialist working in different department may not be able to see perspective of the organization as a whole. अब let's say production department सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर ही फोकस करेगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस नहीं करेगा। अगला, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू होल्ड अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉब्लम। किस की वजह से हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इंपैक्ट पड़ रहा है, किसी एक डिपार्टमेंट को गलत ठहराना मुश्किल हो जाता है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, वजीर वजीर चोर सिपाही का पता लगाओ, चोर कौन है, प्रॉब्लम मेकिंग डिपार्टमेंट कौन सा है, यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है। फंक्शनल हेड्स डू नॉट ऑब्टेन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस, स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नैरो पर्सपेक्टिव में लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। भाई जो फंक्शनल हेड्स होते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस बन जाते हैं, उनके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं होती, जिसकी वजह से इनफ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस होते हैं। एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज, departments may also become too large, causing delay in decision making. Coordination between different departments becomes difficult. जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो जाता है तब वहां पर कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत आएगी। मैनेजर्स में ट्राई टू बिल्ड देयर ओन फंक्शनल एम्पायर्स लीडिंग टू इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। कई बार मैनेजर्स अपना उल्लू सीधा करने लगते हैं, उनको लगता है कि यार मेरा प्रॉफिट कैसे हो, जिसकी वजह से इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरी देखी जाती है। सो ये था हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब हम बढ़ने जा रहे हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के ऊपर। भाई मैंने अभी तुम्हें बताया फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन के बेसिस पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाना। डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट के बेसिस पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही बना देना, उसको डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इन डिविजनल organizational structure, the activities of the organization are grouped into a number of divisions. Divisions are created on the basis of products. Every major product is organized as a separate division. कहना क्या चाहते हैं? मान लो एक कंपनी है पतंजलि, ठीक है ना, बाबा जी की कंपनी है पतंजलि। अब पतंजलि का एक प्रोडक्ट है लेट्स से मेडिसिन, तो मेडिसिन का एक अलग सा डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, इसका प्रोडक्शन अलग, फाइनेंस अलग, इसका लेट्स से ह्यूमन रिसोर्स अलग। तो ये बना देना, ये क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा डिविजनल स्ट्रक्चर, और इस डिविजनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देना, ये क्या बन जाएगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर। सिमिलरली बाबा का लेट्स से एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे च्यवनप्राश आता है, पेप्सी, इनका टूथपेस्ट आता है, ये सारी चीजों का इन्होंने अलग सा डिवीजन बना दिया। फिर तीसरे सेट ऑफ प्रोडक्ट का अलग सा डिवीजन बना दिया, मतलब प्रोडक्ट के बेसिस पर डिवीजन क्रिएट करते जाना, ये डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाता है। आइए जरा देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्ट के बेसिस पे क्लासिफाई कर दोगे तो जो प्रॉब्लम आती है कोऑर्डिनेशन की, वो दूर हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। It focuses individual attention to each product line which facilitates product expansion and diversification. हर एक यूनिट एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो उस प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई और ग्रो करने की बात करती है, तो मतलब ज्यादा फोकस मिलता है। It leads to specialization of physical facilities of human talent. The performance of each divisions and its contribution to overall results can be easily evaluated. अब हर डिपार्टमेंट हर प्रोडक्ट की आप परफॉर्मेंस को इजीली इवैल्यूएट कर सकते हो, और कौन सी चीज की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं उसको आप रिस्पॉन्सिबल भी ठहरा सकते हो। इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एज द न्यू डिविजन्स कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। जितने प्रोडक्ट बनते जाए उतने डिवीजन बनाते जाओ, पुराने किसी भी डिपार्टमेंट पर, किसी भी डिवीजन पर इंटरप्शंस नहीं होंगे। एज ईच प्रोडक्ट डिवीजन इज सेमी ऑटोनॉमस and contains different functions, divisional structure helps in developing varied skills required for the top management positions. It is more flexible and adaptable to change. Decision making is faster. भाई तो काफी अच्छे फायदे हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के, जो मैंने आपको बता दिए, 4 मिनिमम आपको तैयार करने हैं। कुछ नुकसान भी होंगे। अब इतना बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट बना रहे हो तो सबसे बड़ी बात तो ये सबसे ज्यादा कॉस्टली बन जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सही होता है जिनमें बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइंस होती है। तो क्या है पहला, there is duplication of physical facilities and functions. Each product division contains its own facilities and personnel, due to which operational cost may be high. तो ये सबसे ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, बिकॉज हर प्रोडक्ट का अपना फाइनेंस अलग, अपना प्रोडक्शन अलग, अपना एचआर अलग, अपना मार्केटिंग अलग, तो इसकी वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज लाइक फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट अवेलेबल। सेंट्रलाइजेशन हट जाता है बिकॉज हर एक डिपार्टमेंट के पास पूरा पूरा कंट्रोल होता है, हर एक प्रोडक्ट के बाद, हर एक डिवीजन के पास अपना पूरा कंट्रोल होता है। देयर मे बी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी व्हेन द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट एडिक्वेट। हो सकता है कि मेरे प्रोडक्ट के लिए एक अलग सा प्लांट हमने लगा रखा हो, अलग सी मशीनरी लगा रखी हो जो कि अंडर यूटिलाइज हो, बिकॉज मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है मार्केट में। मैनेजर्स इन ईच डिपार्टमेंट में फोकस ऑन देयर ओन प्रोडक्ट विदाउट थिंकिंग ऑफ टोटल ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचने के बजाय एक मैनेजर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचने लग जाता है, तो यह भी एक डिसएडवांटेज है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है डिफरेंट डिविजन्स के बीच में। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर का भी आपको डिफरेंस जरूर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। मैंने इस वीडियो के एंड में मैं वो आपको डिफरेंसेस बता भी दूंगा, और मैंने लास्ट में अटैच भी कर दिए हैं, तो नोट्स जरूर डाउनलोड करते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब ये जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? आप खुद काम ना करके अपने किसी जूनियर से काम करवा लें, उसे बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे टॉप लेवल को ना रिलीफ मिल जाता है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम पर अपना फोकस कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है। इट मींस ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। मतलब एक सुपीरियर जब सबऑर्डिनेट से काम करवाएगा और उस चीज को उसको अथॉरिटी देगा, उस चीज को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल के पेपर में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिलेंगे भी जरूर। रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव्स। टॉप एग्जीक्यूटिव्स को रिलीफ मिल जाता है बिकॉज वो अपना काम अपने जूनियर से करा सकते हैं और वो किसी और काम पर फोकस कर सकते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी enables a manager to share his workload with his subordinates. It reduces the burden of work on senior executives by transferring routine work to subordinates. A manager can concentrate on important policy matters. यही तो मैंने आपको बताया। दूसरा है स्केलर चेन।
Delegation of authority creates a chain of superior subordinate relations among managers. It provides meaning and content to managerial jobs. It also directs and regulates the flow of authority from top to bottom of organization. It serves as a basis of management हायरार्की. स्केलर चेन बन जाता है. स्केलर चेन वैसे तो आपको पता ही है कि आपको चेन ऑफ कमांड्स फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट कैसे फ्लो करते हैं, ये आपको पता है चीज. अब डेलीगेशन करने से एक सही बताऊं तो जो आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उनके अंदर मोटिवेशन भी होता है कि यार सर हमसे काम करवा रहे हैं, इसका मतलब हमको इस लायक तो समझते हैं. ऐसा समझ लो आपकी स्कूल की मैडम आपसे बोलती हैं कि आज से तुम फाइल सबकी चेक करोगे. तुम्हें लगता है अंदर से खुशी, मैम ने मुझे समझा इस काबिल की, वो मुझसे फाइल चेक करवा रही है दूसरे बच्चों की, तो उससे मोटिवेशन तो मिलता ही है. तीसरा, स्पेशलाइजेशन. Through delegation, an executive can assign jobs to his subordinates according to their abilities and experience. Delegation leads to division of work, which results in better utilization of human and material resources. It improves the competitive strength of the organization. Specialization कैसे? एक सुपीरियर को काम मिला, वो सबॉर्डिनेट को काम शेयर करेगा डिपेंडिंग अपॉन हिज क्वालिटी. अगर हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो काम कर रहा है एक बंदा, वो फाइनेंस में बहुत अच्छा है, तो उसको फाइनेंस रिलेटेड काम दे दिया. एक मार्केटिंग से बहुत अच्छा काम करता है, उसको मार्केटिंग रिलेटेड काम दिया. इससे काम जल्दी भी हो जाएगा और बेहतर भी होगा. फोर्थ, क्विक डिसीजंस. When authority is delegated, lower level employees can take decisions quickly without consulting senior executive. और last but not the least, which is motivation of subordinate. इसके बारे में थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था. Delegation provides a feeling of status and recognition to subordinates. Their interdependence and job satisfaction increases due to the authority they enjoy and the rewards they get for performance. जब आप सबऑर्डिनेट से काम करवाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं दिलों में अच्छा तो लगता है, उनको लगता है मोटिवेटेड लगता है, उनको लगता है कि उनको किसी ने प्राइज दे दिया है. अब अथॉरिटी हमारे सिलेबस में नहीं है, स्किप कर सकते हो. सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के टॉपिक पर हम बढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है चेन ऑफ कमांड सिर्फ एक के हाथ में हो, पूरी पावर सिर्फ एक के हाथ में हो, सारी डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ एक के हाथ में हो, तो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन होना. आओ देखते हैं. सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंट रिटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग एट टॉप और हायर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. An organization is said to be centralized when top management retains absolute authority for making almost all decisions on the functioning of the organization. मतलब टॉप लेवल ही सारे डिसीजंस लेने वाले हैं, सारी पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास ही होती है. इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन. इसका ऑपोजिट होता है डिसेंट्रलाइजेशन. जब पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एट डिफरेंट लेवल्स, उसे बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मींस systematic dispersal of authority in all departments and at all levels of management for taking decisions and actions appropriate at the respective levels. जब different levels पर decision making power delegate कर दी जाएगी तो उसको बोलते हैं decentralization. आइए देखते हैं decentralization और centralization का difference, जो कि मैं लास्ट में बताया हुआ है. अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है merits of decentralization क्या है. ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन से फायदा क्या होता है? रिडक्शन इन बर्डन ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स. अब मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, ये पॉइंट में बता चुका हूं. डिसेंट्रलाइज कर देना मतलब सबऑर्डिनेट से काम करवाना. सबऑर्डिनेट से काम करवा रहे हो तो सुपीरियर का समय बचेगा, सुपीरियर का वर्कलोड कम होगा. मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स. मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? जब आप लोअर लेवल से डिसीजन मेकिंग का काम करवाएंगे तो उनको मोटिवेटेड फील होगा, उनको यह लगेगा कि हमारे जो सुपीरियर्स हैं हम पर भरोसा रख रहे हैं, तो ज्यादा अच्छी तरीके से वो डिसीजंस ले पाएंगे. बेटर डिसीजंस. बेटर डिसीजंस क्यों? अगर सारे लोग सारा डिसीजन कुछ ही लोग लेंगे तो ज्यादा अच्छी एक्सपर्टीज से नहीं ले सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द स्पेशलाइजेशन अगर लोग डिसीजंस लेंगे तो एक संस्था में अच्छे डिसीजंस लिए जा सकते हैं. अगला है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. इनोवेशन क्रिएटिविटी मतलब क्या? ईच प्रोडक्ट डिवीजन इज गिवन सफिशिएंट ऑटोनॉमी फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. The top management can extend leadership over a giant enterprise. भाई आपने हर एक डिवीजन को खुली छूट दे रखी है, आपको जैसा मर्जी चाहे वैसा प्रोडक्ट बनाओ, आपके पास पूरी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ज्यादा अच्छे से इनोवेशन और क्रिएटिविटी कर पाएगा एक डिपार्टमेंट. डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स. डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स का मतलब क्या? जब मैनेजर्स को ज्यादा डिसीजन मेकिंग दी जाएगी तो उनकी ओवरऑल डिसीजन लेने की क्षमता, ओवरऑल उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी. And last but not the least, effective communication.
Under decentralization, the span of organization is wider and there are fewer levels of organization. Therefore, communication system becomes more effective. I hope यहां तक तुमको बात समझ में आ गई होगी. डिसेंट्रलाइजेशन से कम्युनिकेशन पर काफी फायदा हो जाता है, काफी इफेक्टिवनेस हो जाती है, बिकॉज हर बार आपको अपने सुपीरियर से पूछना नहीं पड़ता है किसी भी काम को पूरा करने के लिए. अब इसी के साथ साथ कुछ दिक्कतें भी हैं, इसके डीमेरिट्स भी हैं. तो पहला है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. डिसेंट्रलाइजेशन में क्रिएट प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द एंटरप्राइज. सेमी ऑटोनॉमस डिविजन्स टेंड टू अडॉप्ट नैरो आउटलुक एंड सेक्शनल इंटरेस्ट में ओवरशैडो द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में अच्छा तालमेल कभी कभी नहीं डेवलप हो पाता है. सबऑर्डिनेट सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव के लिए सोचता है और उससे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हैम्पर होने लगता है. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट्स में नॉट फॉलो यूनिफॉर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. एज अ रिजल्ट इनकंसिस्टेंसीज में अराइज इन द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज. मतलब कोई लगातार कोई जो डेलिब्रेट प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो ना करना, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. यूनिफॉर्मिटी नहीं रह पाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. हेवी ओवरहेड्स. हेवी ओवरहेड्स मतलब ज्यादा खर्चा होना. डिसेंट्रलाइजेशन में रिजल्ट इन हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस as it requires employment of qualified managers for different divisions. Moreover, many staff functions and facilities may have to be duplicated. आपको ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ रखने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आप उनसे डिसीजन मेकिंग दे रहे हैं और वो गलत करेंगे तो खर्चा बढ़ने वाला है और वैसे भी उनको रखने का खर्चा बढ़ेगा. अनस्यूटेबल फॉर स्मॉल फर्म्स. वो ऑर्गेनाइजेशन जो छोटी संस्थाएं हैं उनमें डिसेंट्रलाइजेशन का कोई रोल नहीं है, वहां पर सारे डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट ही ले सकता है. एंड एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट विच इज द लास्ट पॉइंट. डिसेंट्रलाइजेशन में नॉट बी पॉसिबल ड्यू टू एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स. अ कंपनी में बी सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट अनसर्टेनिटीज. ऐसी चीज जिसके ऊपर बहुत ज्यादा सरकार का दबाव होता है, पॉलिटिकल पॉलिसीज का दबाव होता है, एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स का दबाव होता है, तो वहां पर सेंट्रलाइजेशन ही तरीका होता है बिजनेस को चलाने का. डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा. अब मैंने यहां पर डिफरेंसेस मार्क कर रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है और आपको खत्म भी करने हैं. जैसे कि क्या, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल. कोई भी चार पॉइंट आप जरूर प्रिपेयर कर लें. और लास्ट, डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन. इतना जरूर से जरूर पढ़ लेंगे. डिफरेंसेस आपके ऊपर छोड़ता हूं हर चैप्टर के जैसे. बाकी आपको कोई शिकायत हो, कोई दिक्कत हो, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर. और साथ साथ आपका एक कर्तव्य बनता है कि सारे आईएससी के बच्चों तक ये वीडियो को शेयर करना है. एंड मोर ओवर, ये नोट्स मेरे एप्लीकेशन से, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड जरूर कर लेना, विच इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. और लगता है तुम्हें सैंपल पेपर्स की जरूरत है, केस स्टडीज और एमसीक्यूज चाहिए तुमको, जो मेरे साथ साथ तुम सॉल्व करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाकर आप सैंपल पेपर में एनरोल कर सकते हो. फीस इज जस्ट 500 रुपीज फॉर one subject. Take care.